हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। जैसा आपको विदित है कि हमारे इस चैनल पर हम अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय रहेगा हिंदी व्याकरण। दोस्तों हिंदी व्याकरण की अगर बात करते हैं तो अध्यापक से संबंधित एग्जाम में तो हिंदी व्याकरण आता ही है, साथ साथ आपके अदर एग्जाम में भी हिंदी व्याकरण आपको देखने को मिलता है। हिंदी व्याकरण की क्लासेज में हम हिंदी व्याकरण का बिल्कुल निम्न लेवल लेकर चलेंगे और निम्न लेवल से टॉप लेवल तक हम हिंदी व्याकरण को समझेंगे। हिंदी व्याकरण की छोटी छोटी गहराइयाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा शब्दकोश क्रम। दोस्तों हिंदी जिस तरह से आप इंग्लिश डिक्शनरी देखते हैं वैसे ही हिंदी शब्दकोश भी देखा जाता है। हिंदी शब्दकोश देखने के कौन कौन से नियम होते हैं, कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले मिलता है, कौन सा उसके बाद मिलता है और कौन सा अंत में मिलता है, आज इस बात को लेकर हम जानकारी साझा करेंगे। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जो हिंदी शब्दकोश है, सबसे पहले तो जो हिंदी शब्दकोश है इसमें क्रम देखें। क्रम देखने से पहले मैं कुछ जानकारियाँ आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। हिंदी शब्दकोश की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारी हिंदी में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 44। इन 44 वर्णों में हमारे पास स्वर होते हैं और स्वर की संख्या 11 होती है। उसके बाद हमारे पास होते हैं व्यंजन और व्यंजन की संख्या होती है 33 और कुल वर्ण कितने हो जाते हैं 44। आज हम देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश के अंतर्गत जो स्वर हैं और व्यंजन हैं उनका स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक 11 स्वर में हमारे पास एक स्वर आता है ए और एक स्वर आता है आई। दोस्तों जब इन स्वरों की मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है तो इस ए की मात्रा लगाते समय हमेशा एक लगती है। ध्यान दीजिएगा, ए स्वर की मात्रा किसी व्यंजन के साथ एक लगाई जाती है, लेकिन अगर आई स्वर की मात्रा हम लगाना चाहें तो किसी व्यंजन के साथ 2 मात्राएं लगती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारा स्वर होता है री। अगर री स्वर की हमें मात्रा लगानी होती है तो ये किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ण होते हैं, जैसे हम देखें कि एक रै होता है और रै व्यंजन के साथ यदि हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, रै व्यंजन में यदि हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो इसका लिखने का जो तरीका होता है वो ये हुआ करता है। अगर रै के साथ हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो फिर इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बड़े ऊ का सिंबल हुआ करता है। इसके बाद हम देखें कि हमारे पास कुछ व्यंजन होते हैं, हिंदी में संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन हैं और ये जो संयुक्त व्यंजन हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले संयुक्त व्यंजन होता है क्षय। क्षय की अगर मैं बात करती हूँ तो इसकी बनावट होती है कि यह कै प्लस से मिलकर बना होता है। उसके बाद दूसरा संयुक्त व्यंजन हमारे पास होता है त्रय। त्रय जो है ये आपका तय प्लस रै के संयोग से बनता है। तीसरा संयुक्त व्यंजन हमारे पास आता है गे। गे की जो बनावट होती है वो जय प्लस ये हुआ करती है। उसके बाद चौथा होता है श्रय और श्रय की जो बनावट है वो से प्लस रै होती है। देखिए दोस्तों, इस कै के नीचे मैंने ये हलंत लगाया है। हलंत लगाने का अर्थ क्या होता है? अगर हम किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस व्यंजन को स्वर रहित कर दिया है। इस व्यंजन से हमने स्वर को अलग कर दिया है। अगर ये व्यंजन हमारे पास है जिसके हलंत नहीं लगा हुआ है तो इसके अंदर स्वर सम्मिलित है, लेकिन अगर इसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं
तो हम इसको स्वर रहित कर देते हैं, इसमें से स्वर को बाहर निकाल देते हैं। देखिए, इसमें अगर हमें स्वर बाहर निकालना है तो हम इसको हलंत लगा देते हैं और साथ में क्या लिख देते हैं, स्वर लिख देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है प्रत्येक व्यंजन के साथ हमें करनी होती है। कोई भी व्यंजन अगर हलंत के साथ लिखा गया तो इसका मतलब है कि उस व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया गया है। कोई भी जो व्यंजन है अगर उसके अंदर स्वर मिला हुआ नहीं है तो उस व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं होता है। यानी स्वर के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण किया ही नहीं जाता है। व्यंजन की परिभाषा हम देखकर आए पीछे कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। कोई भी व्यंजन का अगर उच्चारण करना है तो वो स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है। आइए आगे हम देखते हैं कि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इन चारों संयुक्त व्यंजन की जो बनावट है वो ये होती है। उसके बाद एक और व्यंजन हमें देखने को मिलता है और वह व्यंजन हमारा होता है ध। दोस्तों, ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है इसे संयुक्त व्यंजन तो नहीं कहा जाता है, लेकिन इसे वर्णगुच्छ कहा जाता है। ये जो रूप हमें दिखाई दे रहा है ये बनता है आपका द प्लस य से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये द और ध नहीं है, ये क्या है, द प्लस य। स्वर रहित द और स्वर सहित य है। इसको जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है। द के साथ जब अगर हमें ध लिखना होता है तो उसकी बनावट इस प्रकार से होती है। ये जो व्यंजन है ये आपका द प्लस ध से मिलकर बना हुआ है। हम शब्दकोश सीखने में इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए, हमें शब्दकोश देखने से पहले सीखना होगा वर्ण विच्छेद। दोस्तों पहले हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। अगर वर्ण विच्छेद की बात करती हूँ तो इंग्लिश में इसे स्पेलिंग कहा जाता है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी विज्ञान के अंतर्गत ये वर्ण विच्छेद होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्पेलिंग कहते हैं। वर्ण विच्छेद वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी व्यंजन को स्वर से अलग किया जाता है। किसी भी व्यंजन को स्वर से अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। देखिए दोस्तों, एक और पैटर्न इसमें हमारे सामने आता है, एक और कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है और वह आता है आधे रे का। दोस्तों हमारे पास इस प्रकार के शब्द आपने देखे होंगे, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इन शब्दों में हमें रे दिखाई दे रहा है, एक ये रे है, एक ये रे है और एक ये रे है। इनमें से कौन सा पूरा है, कौन सा आधा है? पूरे और आधे से मेरा मतलब है कि कौन सा स्वर सहित है और कौन सा स्वर रहित है। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी के अंतर्गत कोई भी वर्ण यदि किसी वर्ण के चरणों में गिर जाता है तो वो हमेशा पूरा होता है, यानी वो हमेशा स्वर सहित होता है। कोई भी वर्ण अगर किसी वर्ण के चरणों में गिर जाता है तो वो हमेशा स्वर सहित होता है, और जिसके चरणों में गिरता है वह स्वर रहित हो जाता है। दूसरा है, यदि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के सिर पर लगा हुआ होता है, किसी वर्ण के ऊपर लगा हुआ होता है तो वह वर्ण आधा होता है, और जिसके ऊपर लगा होता है वह पूरा होता है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, पुनः दोहराती हूँ। यदि कोई भी पुत्र अपने पिता के चरणों में गिर जाता है, यदि कोई भी पुत्र अपने पिता के चरणों में गिर जाता है तो पिता उसे सब कुछ दे देता है और स्वयं आधा रह जाता है। समझ पाए? ये पुत्र है, ये पिता के चरणों में गिरा तो पुत्र पूरा हो गया और पिता आधा रह गया। लेकिन यदि कोई बेटा बाप के सर पर बैठ जाता है, यदि कोई बेटा बाप के सिर पर बैठ जाता है तो बाप उसे कुछ भी नहीं देता, वो आधा का
आधा रह जाता है। यानी अगर कोई भी वर्ण किसी वर्ण के सर पर लगा हुआ है, किसी वर्ण के शिरोरेखा से ऊपर है, तो वह आधा होता है और जिसके ऊपर लगा है वह पूरा कहलाता है। समझ आया होगा। चाहे कोई भी वर्ण किसी वर्ण के चरणों में गिरा है तो गिरने वाला हमेशा स्वर सहित होता है और जिसके चरणों में गिरा वह स्वर रहित होता है। कोई भी वर्ण यदि किसी वर्ण के सर पर लगा होता है, किसी वर्ण के सिर पर बैठ जाता है, तो बैठने वाला हमेशा आधा और जिसके सिर पर बैठा है वह पूरा होता है। दूसरा एक और हमारे सामने नियम आता है कि यदि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के सिर पर बैठा है तो वो आधा होता है और हमेशा इस वर्ण से पहले बोला जाता है। उच्चारण करते समय हमेशा इस वर्ण से इसका उच्चारण पहले होगा। यानी अगर हम इसको समझना चाहें, इसको हम खोलकर लिखें तो ये क है और ये र आपका स्वर रहित है और मैं इसमें स्वर सहित है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ण अगर किसी के सिर पर है तो वो हमेशा उस वर्ण से पहले बोला जाएगा, उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद की बात करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है और वो शब्द आता है जैसे कमल। कमल शब्द का हमें वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद का अर्थ ही है किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग कर देना, किसी व्यंजन को स्वर रहित बना देना। आइए हम देखते हैं, ये क है, क के अंदर कौन सा स्वर है हमारा? ए का स्वर है। क प्लस ए हो गया। फिर है मैं के अंदर किसका स्वर है दोस्तों? मैं के अंदर भी किसका है? ए का स्वर है। फिर है ल के अंदर भी किसका स्वर है? ए का स्वर है। ये हमने कमल शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया है, कमल शब्द की स्पेलिंग बना दी है। इसी प्रकार से हमें शब्दकोश क्रम देखने से पहले जानना होगा कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उदाहरण है आपके सामने कृपा। कृपा शब्द है और कृपा शब्द का यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो देखिए, ये क है और क के अंदर ये क्या है? हमारी री स्वर है। जैसा हम देख के आए थे कि अगर री स्वर की मात्रा किसी भी वर्ण के साथ लगाई जाती है तो वो इस प्रकार से लगती है। तो ये क है और क के अंदर कौन सा स्वर है? हमारा री का स्वर है। उसके बाद प है, प के अंदर कौन सा स्वर है? हमारा आ का स्वर है। ये कृपा शब्द का हमारा वर्ण विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक शब्द का वर्ण विच्छेद करके शब्दकोश में क्रम निर्धारित करते हैं कि शब्दकोश के अंतर्गत किस प्रकार से क्रम रखा जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि शब्दकोश में क्रम किस प्रकार से देखा जाता है। दोस्तों, शब्दकोश में क्रम देखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार के बाद हमें देखना होता है अनुनासिक। अनुनासिक के बाद हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद हम स्वर को देखते हैं और स्वर के बाद क्या देखा जाता है? व्यंजन देखा जाता है। देखिए, अगर हम सबसे पहले ए स्वर को उठाएं तो सबसे पहले शब्दकोश में कौन सा शब्द मिलेगा? जो ए के साथ अनुस्वार लगा हुआ होगा। उसके बाद हमें ए के साथ अनुनासिक के शब्द मिलेंगे, उसके बाद विसर्ग वाले शब्द मिलेंगे और उसके बाद हम कोई भी स्वर देखेंगे और स्वर के बाद व्यंजन देखना होता है। देखिए, इसके साथ हम देखना चाहेंगे कि जो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं इनको कैसे देखा जाता है। दोस्तों, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसकी बनावट क और से होती है। तो ये जो संयुक्त व्यंजन है इसको शब्दकोश में देखने का क्रम क के सभी शब्दों के बाद और ख के शब्दों से पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, जो श है इसका शब्दकोश में स्थान क से बनने वाले सभी शब्दों के बाद और ख से बनने वाले शब्दों से पहले होता है। उसके बाद हम देखते हैं त्र को। त्र की बनावट हमने देखा, ये त और र से मिलकर बनता है। तो ये हमेशा त के सभी शब्दों के बाद
और थ के शब्दों से पहले हमें शब्दकोश में देखने को मिलता है। उसके बाद ग देखते हैं, इसकी बनावट ज और य होती है। तो जो ग होता है यह हमें शब्दकोश में जैसे बनने वाले सभी शब्दों के बाद और जैसे बनने वाले शब्दों से पहले आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है श्रय। श्रय की बनावट हम देख रहे हैं, ये स और र से मिलकर बनता है। तो जो श्रय है ये शब्दकोश में हमें इस स के बाद और इस स से पहले मिलता है। ये इनका शब्दकोश होता है। शब्दकोश के अंतर्गत इन चारों व्यंजनों को देखने का तरीका ये होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर एस्टेट की बात करते हैं, हरियाणा टेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। और यहाँ हमें दे दिया जाता है कि जो श्रय है इससे बनने वाले शब्द शब्दकोश में इस स के बाद और इस स से पहले मिलते हैं। तो यही विकल्प हमारा गलत हो जाया करता है। ये श्रय का जो स्थान है इस स के बाद और इस स से पहले हमें देखने को मिलता है। आइए अब हम देखते हैं कि जैसे हमें कक्षा शब्द है और कक्षा शब्द का यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो ये क है दोस्तों। क के अंदर किसका स्वर है, ए का स्वर है। उसके बाद हमारे पास श आया है और इस श की बात करें तो ये किससे मिलकर बनता है, ये क प्लस स से मिलकर बनता है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा हमारा क, और क के बाद क्या आ जाएगा स, और स में किसका स्वर है, आ का स्वर है। तो ये जो है ये हमारा कक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाता है। वर्ण विच्छेद करना पहले सीखते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अगर हमारे सामने शब्द दिया जाता है कंचन और दूसरा शब्द हमारे पास दिया जाता है कांच, ये दो शब्द हैं और इन शब्दों को यदि हमें शब्दकोश में देखना है तो हमें पहले कौन सा शब्द देखने को मिलेगा। कहोगे मैम इसके ऊपर भी अनुस्वार लगा है और इसके ऊपर भी अनुस्वार लगा है, लेकिन दोनों अनुस्वार के अंतर्गत भिन्नता पाई जाती है। देखिए हमें पहले शब्दकोश में यही शब्द देखने को मिलेगा, यह शब्द इसके बाद में होगा। क्यों? क्योंकि इस क के अंदर किसका स्वर है, ए का स्वर है, और इसके अंदर किसका स्वर है, आ का। ये जो अनुस्वार लगा ये सेम वर्ण पर नहीं लगा हुआ है, ये ए स्वर के साथ लगा है और ये आ स्वर के साथ लगा है। ए स्वर हमारा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहला स्वर होता है, इसलिए ये शब्द हमें पहले मिलेगा और ये शब्द हमें बाद में देखने को मिलेगा। समझ पाए? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नियम है शब्दकोश देखने का, इसमें ये जो अनुस्वार है और अनुनासिक हैं ये सेम वर्ण के ऊपर होने चाहिए। अगर ये सेम वर्ण पर होते हैं तो एक वर्ण जो हमारा अनुस्वार का होता है और दूसरा वर्ण हमारा जो बिना अनुस्वार का होता है, तो इसमें अनुस्वार से बनने वाला शब्द हमारा पहले आएगा और अनुस्वार रहित शब्द बाद में देखने को मिलेगा। आइए अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा वर्ण होता है, वह कौन सा शब्द पहले होता है और कौन सा शब्द बाद में हुआ करता है। दोस्तों इसको समझ पाए, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि एक है आपके पास क, है ना, एक क है, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, अनुस्वार ही सेम देखे तो का मिलेगा हमें, फिर अनुस्वार हम देखें तो किसका, किम का मिलेगा हमें, फिर देखें तो की का मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम इसको उठाएं, ख है, अगर ख की बात करते हैं तो ये मिलता है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये मिलता है। कहने का अर्थ है कि अनुस्वार में भी अगर ये सेम वर्ण पर होता है तो हमें देखना होता कि अनुस्वार पहले आएगा। अगर ये अलग अलग वर्ण के साथ लगता है तो फिर हम वर्ण के आधार पर ही पहला और दूसरा निर्धारित करते हैं। आइए शब्दकोश देखने के इन नियमों के आधार पर कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और उदाहरण है, मैंने आपको शब्द दिया कृपा, कृपा शब्द है, दूसरा है कार शब्द है, तीसरा शब्द है हमारे सामने कंचन, और चौथा शब्द हम आपको दे रहे हैं क्या।
दोस्तों ये 4 शब्द हैं और इन शब्दों को देखकर हमें हिंदी शब्दकोश में इनका स्थान निर्धारित करना है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले स्थान पर होगा, कौन सा दूसरे स्थान पर, कौन सा तीसरे स्थान पर और कौन सा चौथे स्थान पर हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। हम इसको बहुत अच्छे से समझें। देखिए, अब कौन सा स्थान शब्दकोश में कौन से शब्द का होगा, यह जानने के लिए हमें पहले इनका वर्ण विच्छेद कर लेना चाहिए। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आइए देखते हैं। अगर इस शब्द का मैं वर्ण विच्छेद करना चाहती हूँ तो ये क है। क के अंदर कौन सा स्वर है दोस्तों? री का स्वर है। री के पास बाद क्या है? हमारे पास प है और प के अंदर किसका स्वर है? आ का स्वर है। पुनः देखिए, क के अंदर किसका स्वर है? री का। तो क में से हमने री को अलग कर दिया। प के अंदर किसका स्वर था? आ का। तो हमने किसको कर दिया? आ को अलग कर दिया। दूसरा शब्द हम लेते हैं कार्य। अगर कार्य की हम बात करते हैं तो कार्य शब्द का अगर हमें वर्ण विच्छेद करना है तो ये क है। क के अंदर किसका स्वर है दोस्तों? आ का स्वर है ना। और मैंने अभी बताया कि कोई भी वर्ण जब किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो वो हमेशा उससे पहले उच्चारित होता है, हमेशा उससे पहले आता है। आ के बाद क्या आ जाएगा? हमारा र। लेकिन र कैसा है? स्वर रहित है, क्योंकि कोई भी वर्ण अगर किसी वर्ण के सिर पर लगा हुआ होता है तो वो हमेशा आधा होता है, वो स्वर रहित होता है। तो र के अंदर से कोई भी स्वर बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है य, और ये हो गए इस कार्य शब्द का क्या? वर्ण विच्छेद। फिर तीसरा शब्द हम लेते हैं। तीसरा शब्द हमारे पास है कंचन। कंचन शब्द का यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो क के अंदर किसका स्वर है? आपका ए का स्वर है। ए के स्वर को हम बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि क क्या है? हमारा क जो है वो अनुस्वार के साथ है, तो हम सीधा ही इसको अनुस्वार के साथ लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है च। च के अंदर दोस्तों किसका स्वर है? ए का स्वर है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है न, और न में कौन सा स्वर है? ए का स्वर है। उसके बाद हम देखते हैं क्याप शब्द। दोस्तों अगर हम क्याप शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क है, लेकिन ये क कैसा है? स्वर रहित है, ये आधा है, तो इसमें कोई भी स्वर नहीं है। उसके बाद है य। अगर हम य की बात करें तो य में कौन सा स्वर है? आ का स्वर है। उसके बाद है प, और प के अंदर कौन सा स्वर है? हमारा ए का स्वर है। ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। दोस्तों आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा कि मैम यहाँ कार्य शब्द में आपने य से ए को बाहर क्यों नहीं निकाला? हाँ दोस्तों समझिए, यहाँ जो कार्य शब्द है इसमें आने वाला यह अर्ध स्वर है। ये ना तो आपका व्यंजन है और न ही आपका स्वर है। यहाँ यह अर्ध स्वर का कार्य कर रहा है, इसलिए इससे यह ए बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर स्वर बाहर नहीं निकलेगा। और इसको हम हलंत के साथ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आधा व्यंजन भी आपका नहीं है, ये अर्ध स्वर का कार्य कर रहा है। किसी दिन अन्य क्लास में साझा करेंगे कि यह किस समय स्वर सहित होता है और किस समय स्वर रहित पाया जाता है। आइए हम देखते हैं। ये हमने चारों शब्दों का कर लिया वर्ण विच्छेद। अब वर्ण विच्छेद के आधार पर हम देखें कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। सबसे पहले वर्ण के आधार पर अंतर करते हैं। दोस्तों पहले वर्ण के आधार पर अंतर करते हैं तो ये भी स्वर रहित है, ये भी स्वर रहित है, लेकिन ये क्या है? हमारा अनुस्वार के साथ है। हमने देखा कि कोई भी जब सेम वर्ण होता है तो उसके ऊपर सबसे पहले हम अनुस्वार वाले को चूज करते हैं। तो जो अनुस्वार है वो किसके साथ है? यहाँ कंचन के साथ है। तो कंचन को हम कौन सा दे देते हैं? पहला स्थान दे देते हैं। यानी इन चारों शब्दों में से कंचन जो शब्द है वह शब्दकोश में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। अब कंचन को हमने निर्धारित कर दिया तो हम कंचन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कंचन को यहाँ से हटा देते हैं। इसको हमने क्या दे दिया?
पहला स्थान दे दिया। उसके बाद हम तीनों को देखते हैं कि इन तीनों शब्दों में क के ऊपर कोई अंतर नहीं है। हम क पे अंतर नहीं है तो आगे का वर्ण देखते हैं। आगे के वर्ण की बात करें तो यहाँ री स्वर है, यहाँ आ है और यहाँ यह व्यंजन है। दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि व्यंजन से पहले हमें क्या देखना होता है, स्वर देखना होता है, यानी व्यंजन से पहले स्वर वाले शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या के अंदर हमारे पास व्यंजन है तो निश्चित रूप से जो व्यंजन है वो आपके स्वर के बाद आएगा। तो क्यों न हम इसको कौन सा स्थान दे दें, चौथा स्थान दे देते हैं, क्योंकि यहाँ जो व्यंजन है इससे पहले दोनों स्वर आ जाएंगे। तो ये जो शब्द है ये शब्दकोश में चौथे स्थान पर हमें देखने को मिलेगा। अब इसका भी स्थान निर्धारित हो गया तो हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब हमें देखना है इन दोनों शब्दों के अंतर्गत। दोनों शब्दों के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर री स्वर है और यहाँ पर आ स्वर है। अगर हम शब्द स्वर की बात करते हैं तो दोस्तों स्वर की पीछे की हमारी क्लास है, आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कौन सा स्वर किसके बाद आता है। तो जो आ स्वर होता है वो री स्वर से पहले आता है, और पहले आता है तो कृपा शब्द से कार्य शब्द भी हमें पहले देखने को मिल जाएगा। तो कार्य शब्द को हम कौन सा नंबर दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं, ये दूसरे स्थान पर मिलेगा, और कृपा शब्द हमें तीसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा रखती हूँ समझ आया होगा। एक बार पुनः दोहराती हूँ कि देखिए, अगर हिंदी शब्दकोश में हमें शब्दों का क्रम देखना है, शब्दों का अगर हमें देखना है कौन से स्थान पर आएगा, तो सबसे पहले हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीख लें। वर्ण विच्छेद करने के बाद हम देखेंगे कि शब्दकोश का नियम है, अगर सेम वर्ण पर अनुस्वार है तो अनुस्वार वाला पहले आएगा और बिना अनुस्वार का वर्ण बाद में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं अनुनासिक को, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद स्वर और व्यंजन। यह क्रम हमें देखने को मिलता है। आइए एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और समझने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शब्द आपको दिया जा रहा है, सिंपल शब्द आपको देती हूँ। शब्द है कमल, दूसरा शब्द है काम, तीसरा शब्द आपके सामने रखा जाता है क्रम, और चौथा शब्द आपके सामने रखा जाता है कर्म। दोस्तों ये चार शब्द आपके सामने हैं, और इन चार शब्दों में से हमें देखना है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा और कौन सा शब्द अंत में आएगा। सबसे पहले हम इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। कमल शब्द का यदि वर्ण विच्छेद करें तो इसका वर्ण विच्छेद होता है हमारे पास क के अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। फिर आता है मैं के अंदर किसका स्वर है, ए का स्वर है। फिर आता है ल, और ल के अंदर किसका स्वर है, आपका ए का स्वर है। फिर हम करते हैं काम का। अगर हम काम का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क के अंदर दोस्तों किसका स्वर है, आ का स्वर है। उसके बाद हम शब्द आता है वर्ण आता है मैं की यदि बात करें तो मैं में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। उसके बाद हमारे पास शब्द आता है क्रम। अगर क्रम शब्द का हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो मैंने अभी बताया कि यदि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के चरणों में लगा है तो लगने वाला हमेशा स्वर सहित, और जिसके चरणों में लगा है वह स्वर रहित होता है। हम देखें यहाँ क हमारे पास पहले है और क के अंदर कोई भी स्वर नहीं है क्योंकि क स्वर रहित है। उसके बाद आता है र दोस्तों क के चरणों में गिरा है इसलिए ये स्वर सहित है। इसके अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। उसके बाद आता है मैं, और मैं के अंदर किसका स्वर है, ए का स्वर है। उसके बाद हम देखते हैं जो चौथा शब्द हमारे पास आता है वो होता है कर्म। अगर कर्म शब्द की हम बात करते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा क के अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। लेकिन हमने देखा कि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के सिर पर लगता है तो वो हमेशा पहले उच्चारित होता है, वो उससे पहले बोला जाता है।
लेकिन होता कैसा है, आधा होता है। तो ये कहें ए के बाद आ जाएगा र, लेकिन र के अंदर कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है। उसके बाद आता है मैं, और मैं में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि अब शब्दकोश में इन शब्दों का स्थान क्या होगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शब्दकोश के अंतर्गत इन शब्दों का आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। दोस्तों देखिए, आरोही क्रम होता है सबसे पहले वाला पहले स्थान पर, उसके बाद आने वाला दूसरे पर, उसके बाद आने वाला तीसरे पर, और उसके बाद आने वाला चौथे स्थान पर होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम चौथे नंबर का लेते हैं, उसके बाद तीसरे का, उसके बाद दूसरे का, और सबसे अंत में पहले स्थान वाला होता है। आइए पहले हम इनका स्थान निर्धारित कर लेते हैं कि शब्दकोश में इनका स्थान क्या है। हम देखते हैं सबसे पहले पहले वर्ण के ऊपर। पहले वर्ण को अगर हम देखें तो पहले वर्ण में कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ही शब्दों के अंतर्गत पहला जो वर्ण है वो एक जैसा है, तो इस पर कोई भी अंतर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस पर नहीं कर सकते तो हम देखते हैं दूसरा वर्ण। अगर दूसरे वर्ण की हम बात करें तो यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ भी स्वर है। एक बात निश्चित है कि शब्दकोश में पहले स्वर वाले शब्द को देखा जाता है और उसके बाद व्यंजन वाले शब्द को देखा जाता है। तो देखें, ये जो व्यंजन है ये सबसे अंत में चला जाएगा और यह हमें चौथे स्थान पर मिलेगा। तीनों ही शब्दों में स्वर है, लेकिन जो क्रम शब्द है उसमें र दिख रहा है, व्यंजन है, तो व्यंजन वाला सबसे अंत में रख दिया जाएगा। इसको हम चौथा स्थान दे देते हैं। अब हमें देखना होता है चौथा स्थान दे दें हम किसको, क्रम को, तो ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, हटा देती हूँ। देखिए, अब हमें देखना है इन तीनों शब्दों को। तीनों शब्दों में देखें तो पहले पर तो कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे वर्ण को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ए स्वर है, यहाँ आ स्वर है और यहाँ पर भी ए स्वर है। दोस्तों, आ से पहले क्या मिलता है, हमें ए स्वर देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए और ये ए इस आ से पहले आ जाएंगे, और पहले आ जाएंगे तो हम इसको कौन सा स्थान दे दें, तीसरा स्थान दे देते हैं। तीसरा स्थान किसका हो जाता है, हमारे काम शब्द का हो जाया करता है। उसके बाद शब्द बचे हमारे पास कमल और क्रम। इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि इसका भी क्रम निर्धारित हो चुका है। अब हमें देखना है इन दोनों में। अगर दोनों शब्दों को हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। अगर इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमें अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं व्यंजन है और यहाँ पर र व्यंजन है। दोस्तों, अगर हम हिंदी वर्णमाला को देखते हैं तो मैं पहले आता है या र पहले आता है। मैं पहले आता है क्योंकि मैं आपका एक वर्गीय व्यंजन है, प वर्ग का अंतिम मैं होता है। लेकिन अगर र की बात करें तो ये एक अंतस्थ व्यंजन है जो वर्गीय व्यंजनों के बाद में आता है। इसको हम कौन सा स्थान दे देते हैं, इसको हम स्थान दे देते हैं दोस्तों कौन सा, पहला स्थान दे देते हैं, और इसको कौन सा दे देते हैं, हम दूसरा स्थान दे देते हैं। ये जो शब्द है ये पहले स्थान पर आ जाएगा और ये शब्द है ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। आइए दोस्तों देखें, ये इनका हो गया क्रम इन शब्दों का। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द, इनका सही आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। हमारे सामने देखिए, अगर आरोही पूछा जाता है तो पहले वाला पहले और अंतिम वाला अंत में होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा और चौथे नंबर पर ये होगा इसका आरोही क्रम। लेकिन अगर इसका अवरोही क्रम हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले जो शब्द है वो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला शब्द आ जाएगा। और सबसे अंत में कौन सा चला जाएगा हमारा, ये वाला शब्द आ जाएगा। दोस्तों, आशा रखती हूँ समझ आया होगा। ये था हमारे शब्दकोश में शब्दों का क्रम निर्धारित करना। एक और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।
और आशा रखती हूँ कि सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे मुझे कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा। दोस्तों आपको शब्द दिया जा रहा है हास। पहला शब्द है रास, दूसरा शब्द आपके सामने दिया जा रहा है हास, तीसरा शब्द आपको दे रहे हैं हृदय और चौथा शब्द आपको दिया जाता है हार्दिक। ये 4 शब्द आपके सामने मैंने रखे हैं और इन चारों शब्दों का क्रम हमें निर्धारित करना है कि पहले स्थान पर कौन सा आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा और तीसरे चौथे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। पुनः एक बार दोहरा देती हूँ कि सबसे पहले हमें वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि कोई भी वर्ण किसी वर्ण के चरणों में गिरा है तो वो हमेशा पूरा होता है, स्वर सहित होता है। और कोई भी शब्द कोई भी वर्ण यदि किसी वर्ण के सिर पर बैठा है तो वो हमेशा स्वर रहित होता है और जिसके सिर पर बैठा है वह स्वर सहित होता है। अब हमें निर्धारित करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको इसका वर्ण विच्छेद करना होगा और वर्ण विच्छेद करके फिर इसका क्रम निर्धारित करना होगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्थान होगा। फिर हम इसका उत्तर जो है वो अगली क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि कौन सा सही क्रम इसका निर्धारित किया जा सकता है।